नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों, हम गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हमने गुप्त शासकों के विषय में आपको बताया है। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें, तो ये वीडियो आप देखें। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के प्रशासन, उसके समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और साहित्य कला के विषय में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। दोस्तों, ये गुप्त साम्राज्य का जो प्रशासन का वीडियो है इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, तो चलिए पहले हम देखते हैं प्रशासन। फर्स्ट लिखा है यहाँ पर, मौर्यों के समान केंद्रीकृत नहीं था, अर्थात प्रशासन का विकेंद्रीकरण हुआ, परंतु राजा का विशेष महत्व था। यानी कि यदि हम थोड़ा रिकॉल करते हैं मौर्य समाज पर, तो मौर्यों का समाज हम देखते हैं कि वहाँ पर केंद्रीकृत समाज था, अर्थात राजा ही सब कुछ था। प्रशासन की सारी बागडोर राजा के हाथ में थी। परंतु गुप्त साम्राज्य में ऐसा नहीं था। गुप्त साम्राज्य में प्रशासन विकेंद्रीकरण था, अर्थात राजा तो सर्वेसर्वा था ही, उसके साथ साथ कुछ स्थानीय राजा भी थे जो कि प्रांतों की देख रेख करते थे, यानी कि प्रांतों का राजकाज और संभालते थे। ठीक, तो गुप्त साम्राज्य में हमें विकेंद्रीकरण साम्राज्य देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट है, आगे चलकर सामंती व्यवस्था का विकास हुआ। यानी कि मौर्य साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं था, सामंत वगैरह जैसी बातें, परंतु हम गुप्त साम्राज्य में देखते हैं तो यहाँ पर सामंतों का आधिपत्य होता है। ठीक, जो आगे चलकर गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण भी बनता है। तो आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि राजा के नीचे भी शासन चलाया जाता था। राजा तो सर्वे सर्वे था ही, उसके साथ साथ उसके जो नीचे थे, यानी कि जो प्रांत थे, वहाँ पर भी शासन चलाया जाता था, जो सामंतों द्वारा चलाया जाता था। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि सामंती व्यवस्था का विकास हुआ आगे चलकर। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, देश या राज्य यानी कि साम्राज्य भुक्ति विषय ग्राम में बटा था। तो देश के जो अध्यक्ष थे या जो अधिकारी थे उन्हें गोपना कहा जाता था। भुक्ति जिसे प्रांत कहते हैं, आज के समय में आप राज्य समझ सकते हैं। तो जो भुक्ति के अधिकारी थे उन्हें उपरिक कहा जाता था। विषय, विषय से तात्पर्य यहाँ जिले से है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट। तो विषय के जो अधिकारी थे उन्हें विषयपति कहा जाता था। ग्राम, ग्राम के अधिकारी को ग्रामिक कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि साम्राज्य का भी विकेंद्रीकरण हुआ था। भुक्ति यानी कि प्रांत के रूप में, विषय यानी कि जिले के रूप में, और ग्राम के रूप में। ठीक, तो इन सभी को चलाने के लिए, यानी कि यहाँ के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अलग अलग अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिन्हें गोपना, उपरिक, विषयपति और ग्रामिक कहा जाता था। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रामीणों को राजकीय सेना एवं अधिकारियों की सेवा निःशुल्क करनी पड़ती, ऐसे मजदूर विष्ट कहलाते थे। तो दोस्तों, ये पॉइंट, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि राजा की सेना जब गांव से होकर गुजरती थी, तो उन्हें जो गांव में किसान रहते थे वो उन्हें निःशुल्क रूप से उनकी सेवा करते थे। यहाँ सेवा से तात्पर्य है उन्हें खाना खिलाना और उन्हें ज़रूरत की वस्तुएं प्रदान करना वहाँ के किसानों का काम था, और ये चीज़ें वो निःशुल्क करते थे, यानी कि उसके बदले कोई भुगतान उन्हें नहीं किया जाता था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ऐसे जो मजदूर थे उन्हें विष्टी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, गुप्त काल में न्यायिक व्यवस्था अधिक विकसित थी। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य में न्याय व्यवस्था विकसित हुई, बहुत ही उच्च कोटि की विकसित हुई। इसमें दीवानी मामले और फौजदारी मामलों को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है। दीवानी मामलों में संपत्ति जैसे मामले की सुनवाई की जाती थी, और जो फौजदारी थे उनमें चोरी जैसी घटनाओं की सुनवाई की जाती थी। और ये सुनवाई का मामला वहाँ के ब्राह्मण लोग करते थे। ब्राह्मण यानी कि पुजारी लोग के द्वारा सुनवाई का मामला किया जाता था। ठीक, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से हमने प्रशासन को कवर किया गुप्त साम्राज्य के। अब हम आगे देखते हैं कि समाज के विषय में, अर्थात इनका समाज कैसे था। ठीक, तो पहला पॉइंट हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, वर्ण व्यवस्था में जटिलता बढ़ी, अर्थात कई जातियों उपजातियों में बटे। यानी कि जैसे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हम देखते हैं, तो मौर्य साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था तो थी, परंतु उनमें जातियों और उपजातियों में नहीं विभक्त किया गया था उन्हें। परंतु हम गुप्त साम्राज्य में देखते हैं तो इन्हीं वर्ण व्यवस्था से तात्पर्य यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से है। आगे चलकर गुप्त साम्राज्य में एक कुछ जातियों और उपजातियों में विभक्त हो जाते हैं, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कायस्थ जाति का प्रथम बार वर्णन हुआ है। कायस्थ जाति जो कि राजा के लेखा जोखा से संबंधित कार्यों को देखते थे,
तो इनकी एक जाति होती थी जिन्हें कायस्थ कहा जाता था, और उन्हीं व्यक्ति को कहा जाता था जो सरकार के लेखा जोखा को देखते थे। तो उन्हें एक पर्टिकुलर जाति दे दी गई थी कायस्थ नाम की। तो इन्हीं का वर्णन गुप्त साम्राज्य में प्रथम बार मिलता है। ठीक, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड पॉइंट है अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, उन्हें निम्न माना जाता था। यानी कि जो अछूत लोग थे उन्हें निम्न माना जाता था और उनसे बचने का प्रयास किया जाता था, अर्थात तो जो इनसे ऊपर के लोग थे, ऊपरी जाति के, वो इनसे बचने का प्रयास करते थे, अर्थात इनसे संपर्क ना हो, इनसे वो बचते थे। तो देखा जाए तो इनकी जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी गुप्त साम्राज्य में, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब देखते हैं। स्त्री की स्थिति भी निम्न थी, महिलाओं को संपत्ति जैसी वस्तु समझा जाता था। यानी कि हम महिलाओं की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इनकी स्थिति भी निम्न थी। निम्न स्थिति आप इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो इन्हें पति के साथ ही सती होना पड़ता था, अर्थात पति की मृत्यु उपरांत इनको पति के साथ ही आत्मदाह करना पड़ता था अपने शरीर का। ठीक, तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की स्थिति भी निम्न थी और इन्हें संपत्ति जैसी वस्तु भी समझा जाता था, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं शूद्रों की स्थिति। तो शूद्रों की स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ। ठीक, तो दोस्तों ये जो सती प्रथा की बात अभी हमने की, इसका हमें साक्ष्य भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, जो कि 510 ईस्वी का है। तो आगे हम देख रहे हैं कि शूद्रों की स्थिति। तो शूद्रों की स्थिति हम मौर्य काल से ही देखते आ रहे हैं कि कुछ हद तक उनमें सुधार हुआ। आप मौर्य साम्राज्य में देखेंगे तो कौटिल्य के द्वारा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शूद्रों को आर्य कहा गया है, आर्य जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो वहाँ से शूद्रों की स्थिति कुछ हद तक ठीक होने लगी। तो गुप्त साम्राज्य में भी शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ था। इन्हें पुराणों, रामायण, महाभारत आदि जैसे ग्रंथों को सुनने की इजाज़त मिली थी। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। समाज हम देख लिए, अब हम इनकी अर्थव्यवस्था देखते हैं, अर्थात इनकी इकॉनमी कैसी थी। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गुप्तकालीन लोगों के आर्थिक जीवन की जानकारी चीनी बौद्ध यात्री फाहियान से मिलती है। यानी कि इनके अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी हमें ज़्यादातर चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की पुस्तक से मिलती है। ठीक, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, गुप्तों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए जिन्हें उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता था। तो सोने के सिक्के से आप थोड़ा हम रिकॉल करते हैं पीछे की तरफ, आपको हमने आपको बताया था कि हिंदू यूनानी यानी कि इंडो ग्रीक जो थे उन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए भारत में। उसके बाद फिर कुषाण आते हैं, तो कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। फिर आगे चलकर गुप्त साम्राज्य में गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आपको बताना है गुप्त शासकों ने। ठीक, और गुप्त साम्राज्य के अभिलेखों में इन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था, तो आप ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो सोने से जुड़ा एक पॉइंट हम आपको और बता देते हैं कि यदि पूछा जाए कि गुप्त साम्राज्य में कौन से शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए, तो आपको बताना है चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, अगला पॉइंट अब देखते हैं। अगला पॉइंट है चांदी के सिक्के भी जारी किए गए। तो चांदी के सिक्के, जैसा कि यदि आपको याद हो तो इसके पहले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए, तो आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि अर्थव्यवस्था का आधार कर था, जो 1/4 से 1/6 तक लिया जाता था। यानी कि राजा यानी कि गुप्त साम्राज्य के शासकों का जो राजकाज था वो टैक्स पर ही निर्भर था, यानी कर पर ही निर्भर था, जो कि कृषि से ज़्यादा प्राप्त होता था, और ये 1/4 से 1/6 के रूप में लिया जाता था। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। उज्जैन प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, भूमिदान का व्यापक विस्तार हुआ। उज्जैन जो कि गुप्त साम्राज्यों की दूसरी राजधानी थी, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने द्वितीय राजधानी अपनी घोषित की थी उज्जैन को। इसका कारण यही था कि वह व्यापारिक केंद्र बना था और भी प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, जिसके कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसे अपनी राजधानी घोषित की थी। पहली राजधानी हमने आपको बताई था पाटलिपुत्र थी। ठीक है, उसके बाद भूमिदान। तो भूमिदान की प्रथा हमने आपको बताया था, यदि आपको याद है तो सातवाहनों ने सर्वप्रथम इसकी शुरुआत की थी भूमिदान की दक्कन में। फिर आगे चलकर व्यापक रूप से गुप्त साम्राज्य में विस्तार हुआ इसका। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। नोट के माध्यम से हमने कुछ यहाँ मेंशन किया है। लिखा है यहाँ पर, किसानों को बंधुआ मजदूर बनाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। यानी कि जो गुप्त साम्राज्य में किसान लोग रहते थे उन्हें बंधुआ मजदूर भी बनाया जाता था। इसके साक्ष्य हमें अभिलेखों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं गुप्त साम्राज्य के धर्म के विषय में। ठीक,
तो लिखा है यहाँ पर फर्स्ट, गुप्त शासक वैष्णव धर्म अनुयायी थे, यानी कि वैष्णव धर्म का पालन करते थे। उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी कि वैष्णव धर्म के अनुयायी थे और उसके साथ साथ इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ठीक है, यानी कि भगवान विष्णु की उपासना करते थे। सेकंड अब देखते हैं, मंदिर निर्माण का आरंभ हुआ, जिसमें प्रमुख मंदिर दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में था। तो मंदिर निर्माण के यदि साक्ष्य हमें कहीं मिलते हैं तो सर्वप्रथम गुप्त साम्राज्य में ही प्राप्त होते हैं। इसके पहले हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था, परंतु हमने कहीं मंदिर के निर्माण के विषय में आपको नहीं बताया। तो इससे ही अनुमान लगाया जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक, और जिनमें से प्रमुख मंदिर का निर्माण दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ झांसी में स्थित है, उसका हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब देखते हैं, गुप्त काल में मंदिरों में मूर्ति पूजा हिंदू धर्म की सामान्य विशेषता बन गई, यानी कि मंदिरों का निर्माण किया गया, उसके बाद मूर्तियों का निर्माण किया गया और उन मूर्तियों की पूजा की गई। तो ये सब गुप्त साम्राज्य में ही शुरुआत हुई इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है, गुप्त राजाओं ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई, अर्थात इन्होंने वैष्णव धर्म का तो प्रचार प्रसार किया ही, मंदिर का निर्माण किया, उसके साथ साथ इन्होंने जैन धर्म बौद्ध धर्म का भी उत्थान किया, यानी कि उन्हें आगे बढ़ाया, उनके लिए भी बौद्ध विहारों अर्थात मठों का निर्माण किया। ठीक है, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। अब इनसे जुड़े हम कला एवं साहित्य को देख लेते हैं, यानी कि आर्ट एंड लिटरेचर। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ लिखा गया है, वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य सभी का विकास देखने को मिलता है। यानी कि गुप्त साम्राज्य में हम वास्तुकला यानी कि भवन के निर्माण की कला, चित्रकला यानी कि जो गुफाओं और अभिलेखों में चित्र बनाए जाते थे, उसके बाद मूर्तिकला यानी जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, और साहित्य यानी कि रचनाएँ। तो इन सभी का विकास हमें गुप्त साम्राज्य में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। यही कारण है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अगर ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछता तो मेंस में आपसे पूछ सकता है कि गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि वास्तुकला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य इन सभी का विकास हमें गुप्त साम्राज्य में देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ आप इनसे जुड़े कुछ पॉइंट को बता देंगे तो आपका 150 शब्द या 200 शब्द हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट अब देखते हैं, बौद्ध, जैन तथा हिंदू धर्म की मूर्ति निर्माण हुए। ठीक, तो हमने आपको बताया ही था कि इन्होंने सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, अर्थात सभी धर्मों को साथ लेकर चले थे। तो इन्होंने हिंदुओं के लिए हिंदुओं के लिए मंदिरों का निर्माण किया है, उसके साथ साथ बौद्धों एवं जैनों के लिए भी मठों या विहारों का निर्माण किया। ठीक, यानी कि उनकी मूर्तियों का भी निर्माण करवाया। और जैसे उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि बुद्ध के यानी कि महात्मा बुद्ध के भूमि स्पर्श मुद्रा की मूर्ति भी इन्होंने बनवाई। उसके साथ साथ अजंता की गुफाएं जो कि चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं, उनका निर्माण करवाया गया। उसके साथ साथ नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया गया, जो कि आज विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण गुप्त शासकों ने करवाया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गुप्तों की राजकीय भाषा संस्कृत थी। राजकीय भाषा से तात्पर्य दोस्तों यहाँ इससे है कि जो शासन का राजकाज चलता था, यानी कि जो शासन से संबंधित कार्य होते थे, उनकी भाषा संस्कृत थी। ठीक, तो अब इसे ध्यान में रखिएगा कि राजकीय भाषा संस्कृत थी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, गुप्त काल की साहित्यिक प्रसिद्धि कालिदास की रचनाओं से हुई है। यानी कि यदि इनके हम साहित्य पर नज़र डालें तो इनका साहित्य कालिदास की रचनाओं से ही आगे बढ़ता है। कालिदास की रचना जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि एक महाकाव्य के रूप में जाना जाता है, उसके बाद कुमार संभव रघुवंशम, ऐसी कुछ रचनाएं थी कालिदास की जिनसे गुप्त काल के साहित्य में चार चांद लग गए। ठीक है, आगे हम देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल उन्नत था। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी गुप्त काल काफ़ी आगे था। यदि इसका साक्ष्य आपको देखना है तो आप दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ देख सकते हैं, जो कि आज 1600 साल बीत जाने पर भी उसमें जंग नहीं लगा है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय इनकी टेक्नोलॉजी कैसी थी। ठीक है, उसके बाद आर्यभट्ट जैसे कुछ महान गणितज्ञ हुए और कुछ महान कवि भी हुए जिन्होंने अपना योगदान गुप्त साम्राज्य में दिया। आर्यभट्ट जैसे इन्होंने शून्य की खोज, दशमलव प्रणाली की खोज, उसके साथ साथ इन्होंने एक सूर्य सिद्धांत नाम प्रतिपादित किया, नाम की पुस्तक प्रतिपादित की, जिसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक, उसके बाद शिल्पकार के रूप में आप देख सकते हैं कि मेहरौली का लौह स्तंभ, जो कि एक बेजोड़ नमूना है। उसके बाद वाराह मिहिर जैसे महान गणितज्ञ हुए। उसके बाद ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने चक्रीय चतुर्भुज जैसे सिद्धांत को प्रतिपादित किया।
इनकी पुस्तक का नाम ब्रह्मस्फुट है। तो ऐसे कुछ महान विद्वान हुए, वैज्ञानिक हुए और कवि हुए जिन्होंने गुप्त साम्राज्य में अपना योगदान दिया। ठीक, तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य कितना परिपूर्ण था उस समय। ठीक, तो चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने देखा गुप्त साम्राज्य के प्रशासन के बारे में, उसके समाज के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में, उसके धर्म के बारे में, और लास्ट में हम देखे कला एवं साहित्य के बारे में। ठीक, तो इस तरह से हमने गुप्त साम्राज्य के शासक और उनके प्रशासन को कवर किया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, जो एंशिएंट हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक होगा उसकी हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।